रात के 8 बज रहे थे। कुछ बादल भी थे, अंधेरा गहन हो गया था। नीलम ने बहुत कोशिश की थी बाजार से जल्दी निकलने की, लेकिन ज़रूरत की किताबें ढूंढते ढूंढते उसे देर हो गई। परीक्षाएं शुरू होने वाली थीं, किताबें लेने भी ज़रूरी थीं, लेकिन कोशिश यही रहती थी कि 6 साढ़े 6 बजे तक घर पहुंच जाए। वैसे तो वह इतना डरती नहीं थी, लेकिन माँ पिताजी का सख्त हिदायत थी कि समय पर घर लौटनी थी। मैं स्कूटी पर थी और बस घर आने वाला था। मैं निश्चय नहीं कर पा रही थी किस तरफ से जाना चाहिए। गली की एक तरफ शंभुनाथ और उसके 2 साथी बैठे पी रहे होते हैं और आती जाती लड़कियों को छेड़ना उनका रोज का काम था। 7 बजे के बाद सब लड़कियां कतराती थी घर से निकलने। बाहर निकलते हुए शंभुनाथ के गुंडागर्दी और बदतमीजी से सब इतना घबराए हुए थे कि कोई भी उससे उलझते हुए डरता था। नीलम की 2-3 बार उससे झगड़ हो चुकी थी। आखिरी बार शंभुनाथ ने जब उसका दुपट्टा खींचा था तब उसने तड़ाक से थप्पड़ रसीद दिया था। काफ़ी भीड़ थी, इसीलिए शंभुनाथ मन महसूस कर रह गया, लेकिन नीलम को उसकी माँ ने सिया ने बहुत डांटा था। बोला था कि पागल हो क्या, उस गुंडे से लड़ने की क्या ज़रूरत थी? सबके सामने तूने उसे थप्पड़ मारा है, वह ये क्या बात भूल जाएगा? नीलम ने झुंझला कर कह दिया था। तो क्या सारी ज़िंदगी उससे डरकर जीते रहीं? सिया ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा था। ये सब तेरे पापा का क्या धरा है? लड़कियों को हिम्मती बनाओ, निडर लगाए रखते हैं। भगवान अरे सब ठीक रहे। नीलम ने सोचा कि जिस तरफ गली के शंभू बैठा रहता था वहाँ न जाकर घूमकर दूसरी तरफ जाना उचित होगा। उस तरफ नाला पड़ता है, थोड़ा नुकसान रहता है, लेकिन शंभुनाथ का सामना नहीं होगा। इस समय शंभुनाथ और उसके साथियों का सामना नहीं पड़ना ही उचित होगा। एक अकेले बंदे को वे संभाल लेती, लेकिन 3-4 एक साथ सामना करना उससे बूते के बाहर था। वैसे तो नीलम डरती, लेकिन उस दिन थोड़ी घबराहट हो रही थी। उससे सोचा तेजी से स्कूटी निकाल कर ले जाएगी। भगवान का नाम लेते हुए गति की स्कूटी चला रही थी। तभी स्कूटी के आगे एक कांच की बोतल सड़क पर गिरी और चकनाचूर हो गई। स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी और उसकी स्कूटी की हेडलाइट के सामने जो क्षेत्र पड़ रहा था वही उसे दिखाई दे रहा था। उसने अचकचाकर गति कम कर दी। तभी अंधेरे में से एक हाथ निकला और उसने उसकी स्कूटी की हैंडल पकड़ लिया। अचानक आई इस अवरोध का कारण स्कूटी फिसल गई और नीलम सड़क पर गिर गई। उसकी स्कूटी गिर गई थी, लेकिन उसकी रोशनी में उसे दिखा कि शंभुनाथ और उसके 2 साथी खड़े हंस रहे थे। उसके हाथ में बोतल थी। जमीन पर गिरते ही अपने हाथ का सहारा लेकर निर्मला उठ गई। सड़क पर कांच के टुकड़े पड़े थे, उसके हाथ में गड़ गए। वे दर्द के करा रही थी, लेकिन शंभुनाथ और उसके साथियों पर नजर पड़ते ही वह दर्द भूल गई और बुरी तरह घबरा गई। शंभुनाथ हंसते हुए बोला, अरे छोटू, आज तो साला किस्मत ही खुल गई, शराब के साथ गोश्त भी। नीलम लगभग चीखते हुए बोली, शंभुनाथ जाने दे मुझे, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। शंभुनाथ उसकी नकल उतारते हुए बोला, अच्छा नहीं होगा? क्या अच्छा नहीं होगा? अरे ज़मीन पर पड़ी है, फिर भी देखो साली की अगर नहीं जा रही, धमकी देती है। एक थप्पड़ मारकर क्या सोचा था शंभुनाथ से जीत गई? हंसते हुए शंभुनाथ उसके एकदम पास आकर खड़ा हो गया। वे बोला, इस तरह साला ये सोचकर आए थे कि शांति से पियेंगे, लेकिन देखो शिकार खुद चलकर आ गया। फिर झुककर उसके नीलम के बाल पकड़कर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाते हुए कहा, इससे तो बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है। बहुत अकड़ दिखाती थी ना, अब किसी के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगी। नीलम तीनों की आंखों में हवस देखकर घबरा गई। लगभग रोते रोते बोली, शंभुनाथ जाने दे, तेरे हाथ जोड़ती हूँ। तीनों हंसने लगे और शंभुनाथ बोला, लो साली ने तो अभी से मिन्नतें शुरू कर दिया और बोलो। ये चीख कर खड़ा करते हुए नीलम उनको सड़क के किनारे झाड़ियों में ले जाकर जमीन पर धक्का दे दिया। नीलम जोर से कटीली झाड़ियों के ऊपर पीठ के बल गिर गई।
शंभुनाथ के एक साथी ने उसकी सिर के तरफ से दोनों बाहें पकड़ ली। नीलम उसके इरादे भाव डर कर झटपटाने लगी, जोरों से पैर पटकड़ाने और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। तभी दूसरे साथी ने उसका मुंह बंद करने के लिए हाथ रखा तो नीलम ने उसे काटा और चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ। जिसको काटा था उसने जोर से थप्पड़ नीलम को मारा। नीलम सुबकते लगी लेकिन चिल्लाना बंद नहीं किया। उसके पैरों के साथ शंभुनाथ आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी बेड निकाल ली। अब तो नीलम का डर के मारे बुरा हाल हो गया और बुरा दम लगाकर वह चिल्लाई। तीनों को उसके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शंभुनाथ उस पर झुक गया और अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर पागलों की तरह चूमने लगा और उसकी टी शर्ट खींचने लगा। थोड़ी दूरी पर अपनी जीप से गुजर रहे अभिनव एएसपी के कानों में हल्की सी बचाओ बचाओ की आवाज़ पड़ी। अभिनव के कान खड़े हो गए। उसने गाड़ी चला रहे हेड कांस्टेबल आकाश से कहा, कुछ सुनाई दिया क्या? आकाश अपनी धुन में खोया बोला, नहीं तो जनाब। लेकिन अभिनव को अपने कानों पर पूरा भरोसा था, परंतु बोला, आवाज़ उधर से लगातार आई है, फिर वहाँ अंधेरे भी खूब है, वहीं ले जीप। आकाश ने जीप वहीं मोड़ दी और एक जोरदार चीख सुनाई दी। सड़क पर गाड़ी कम गति से दौड़ रही थी और दोनों की निगाह सड़क के किनारे अंधेरे कच्चे मैदान पर थी। तभी आकाश ने ब्रेक लगाए। सड़क पर एक स्कूटी पड़ी थी। इससे पहले गाड़ी रुकती कि अभिनव कूदकर उतरा और उस तरफ भागा जहां से कुछ हलचल नजर आ रही थी। अंधेरे में उसे 3 लड़के एक लड़की पर झुके नजर आए। इस दृश्य देख उसका शरीर क्रोध से फड़क उठा। उसने एक साथी को शर्ट से पकड़ कर जोर से फेंका, जो सिर के बल खड़ा था। उसे घूंसा मारकर पीछे धकेल दिया। अब शंभुनाथ का ध्यान अभिनव की तरफ गया। उसने क्रोध से अपने काम में बाधा करने वाले के तरफ देखा। इससे पहले कि वे कुछ कर पाता, अभिनव ने उसे पीछे धकेलते हुए पीठ के बल गिरा दिया। फिर उसके पैरों पर बेल्ट जोर जोर से मारने लगा। इतने में आकाश आ गया और एक गुंडे को दबोच लिया। दूसरे को उठकर अभिनव पर हमला किया, जिससे शंभुनाथ छूट गया। लेकिन अभिनव ने जोर से उसे खींचकर शंभुनाथ के बगल में लिटा दिया। उसके ऊपर में ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने लगा, एक हाथ से शंभुनाथ और दूसरे हाथ से उसके साथी पर। नीलम ने डर के मारे आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जैसे ही उसे लगा उस पर का बोझ हट गया है तो उसने आंखें खोली। उसने उठने की कोशिश की तो सारे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। सामने एक पुलिस वाला 2 गुंडों को चढ़ा बेरहमी से पिटाई कर रहा था। बेदहशत में थी और अब भी सुबह रही थी। तभी उसके पीछे एक पुलिस वाला आया और पहले पुलिस वाले की बाहों को पकड़कर खींचते हुए बोला, बस बस साहब जी, मर जाएंगे, अपने आप पर काबू रखो। लेकिन पहला पुलिस वाला तो जैसे गुस्से के कारण बहरा हो गया था। उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, बस ताबड़तोड़ घूंसे बरसा रहा था। उस पर जैसे भूत सवार था। नीलम ने कुछ पलों में इंसान के 2 विस्तृत रूप देख लिए थे। हवस में, अंधेपन का और क्रोध में बेसुध हो और इन सब से मध्य अपनी बेबसी ही चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। वह इस जगह में भाग जाना चाहती थी, न किसी को देखना चाहती थी, न किसी को नजर आना चाहती थी। लेकिन शरीर जैसे जड़ हो गया हो, उठा ही नहीं जा रहा था। हथेलियों पर खून लगा था, पीठ बुरी तरह छिल गई थी, एक एक हड्डी जैसे चूर चूर हो रही थी। अपने शरीर पर नजर पड़ी तो देखा टी शर्ट फट गई है। जल्दी से हाथ से पकड़कर ऊपर तक कर ली। जीन्स सही सलामत थी। शंभू अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ था। आकाश ने किसी तरह अभिनव को खींचकर उन दोनों के ऊपर से उठाया, लेकिन अभिनव बिल्कुल गुस्से में अपना आपा खो बैठा था। वे पागलों की तरह आकाश से अपनी आप को छोड़ने को, उन दोनों को फिर मारने के लिए उतावला हो रहा था। बड़ी मुश्किल से आकाश ने उस पर काबू किया। नीलम को हर बंदे को खौफ रहा था। भले ही दोनों पुलिस वाले थे, उसकी सहायता कर रहे थे, लेकिन उस समय उन्हें चेहरे का भाव को डरावना लग रहे थे। सिर झुकाए अपनी जगह बैठी सुबकती रही। आखिर आकाश ने अभिनव को शांत करते हुए कहा, साहब जी, अपने
इतना माल लिया है वे दोनों उठकर भाग भी नहीं पाएंगे, और तीसरा दहेज में मरे बैठा हुआ है। हमें पहले इस लड़की को ध्यान करना चाहिए, बहुत बुरी तरह डरी हुई है। अभिनव ने नीलम की तरफ देखा तो जैसे उसकी आत्मा चित्कार उठी। गठरी बनी देह कांप रही और सुबकती हुई आवाज आ रही थी। एक बार फिर उन दोनों को लेटे हुए गुंडों को जोर से अभिनव ने लात मारी और आकाश से बोला, जीप में कंबल पड़ा है, वह ले आओ और मैडम को ढक दो। जैसे ही आकाश ने कंबल नीलम के ऊपर ढका तो वह घबराकर उछल पड़ी। उसके साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। अभिनव ने बहुत कोमल स्वर में कहा, आप गाड़ी में चलकर बैठिए, अगर आपसे चला जा रहा है तो मैं आपको घर पहुंचा देता हूं। चाहता तो वह उसे सरकारी अस्पताल ले जाकर डॉक्टर से मुआयना करवाना था। लड़की बहुत डरी हुई थी, इसीलिए उसको अपने माँ बाप के पास पहुंचाना ठीक होगा। नीलम किसी तरह उठी और धीरे धीरे एक खिसकाती हुई जीप तक पहुंची। अभिनव जीप में बैठा हुआ आकाश से बोला, तुम यहीं रहो, इन दोनों पर नज़र रखो, मैं मैसेज कर दूँता हूँ थाने में, अभी हेल्प आ जाएगी। इन तीनों को गिरफ्तार कर जेल में डाल देना। आकाश ने हाँ कर दी, लेकिन जानता था कि दो तो पहले अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अभिनव ने जब नीलम के घर का पता पूछा तो वह इतनी घबराई हुई थी कि बड़ी मुश्किल से पता बताए। उधर नीलम ने माँ चिंता कारण परेशान हो रही थी, बार बार अंदर बाहर हो रही थी। गैस पर एक तरफ बेसन भून रही थी लड्डू बनाने के लिए, बड़ी लड़की के ससुराल भेजने थे, दूसरी तरफ सब्जी पका रही थी। पुलिस की जीप को घर के दरवाजे पर रुकता देख वह सहम गई। पुलिस वाले के साथ कंबल में लिपटी आकृति को पहचान नहीं पाई, लेकिन जैसे ही चेहरा दिखा उसकी चीख निकल गई। नीलम का क्या हाल हो रहा था, सिर झुकाए डरी सहमी सी नीलम घर के अंदर आते ही सीधे संशक्ष में चली गई। ड्राइंग रूम में बैठे उसके पिता राम प्रकाश टीवी देख रहे थे। माता सिया के साथ अभिनव चुपचाप ड्राइंग रूम में आया और दोनों को सारा विस्तार सुनाया। सुनते ही सिया और राम प्रकाश भी सकते हुए आ गए। सिया को पुत्री को चिंता हुई, सीधा अंदर भागी तो किचन में जलने की बदबू आने लगी। दोनों सरगर्मी जल गई। गैस बंद कर बेटी के पास पहुंची, वे पलंग पर लेटी और रो रही थी। सिया आत्मा चित्कार उठी। पुत्री को पैदा होने का जिस बात का खौफ दिल में कहीं ना कहीं हर माँ बाप को होता है, उसकी ज़िंदगी में उस दिन का सच हो गया था। बेबसी रोते हुए अपनी बच्ची को सीने से लगाकर बाहों में कसकर भींच लिया। नीलम ने माँ को संध्या का पापक कर रो पड़ी। बाहर राम प्रकाश हृदय को भूज रहे थे, अपनी पुत्री की हिफाजत भी न कर पाए। दोनों का रुदन सुन राम प्रकाश भी सुबकने लगे। अभिनव ने कंधे पर हाथ रखा। सावधान देते लेने के लिए शब्द उसके पास भी नहीं थे। एक पिता के लिए इस घड़ी में हिम्मत बांधने के लिए, जब पराया होकर भी क्रोध के इस तीव्र वेग में गुजर रहा है तो पिता को क्या गुजर रही होगी। कुछ देर बाद एक लेडी कांस्टेबल एक सरकारी डॉक्टर के साथ अभिनव ने अपनी जीप में लगे रेडियो को आदेश दे दिया था उन दोनों को नीलम के घर पते पर पहुंचने के लिए। वे दोनों अंदर शयन कक्ष में चले गए। नीलम को निरीक्षण पढ़ने बड़ी मुश्किल से नीलम को सिया ने सीने से लगाकर डॉक्टर को मुआयना किया। वे अपने घाव साफ कर दवा लगाई। डॉक्टर को बाहर आकर बताया कि कई जगह खरोंच आई हैं, हथेली में कांच के टुकड़े घुस गए थे और पीठ छिल गई थी। कुछ दवाइयाँ भी खाने की जिससे दर्द कम हो जाए और आराम से सो कर सके। लेडी कांस्टेबल नीलम की बात करने लगी। वे हकीकत कर रही थी कि कैसे हुआ। सिया ने सुन नहीं जा रहा था कि वे डॉक्टर के साथ बाहर आ गई। अब अभिनव ने राम प्रकाश से कहा, बाबूजी अब एक FIR लिखवा दो जिससे कि आगे की कार्रवाई हो सके तीनों के खिलाफ। राम प्रकाश अभी तक सदमे में था। परिस्थितियों की गंभीरता और हकीकत उसको समझ नहीं आई थी। FIR की बात सुनकर वह चौंक गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी ज़िंदगी आगे एक लंबा संघर्ष और युद्ध लिखा है। वह कुछ बोला पाता कि सिया उसके पास बैठी हुई फुसफुसाकर बोली, क्या करने वाले हो, सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटना है क्या? लड़की की बदनामी हो जाएगी, जो हुआ भूल जाओ, 1 महीने बाद शादी है, इस बात को यहीं दबा दो, वैसे भी कुछ नहीं हुआ। राम प्रकाश उसे असमंजस से देख रहा था और अभिनव आश्चर्य से। वह तुरंत बोला, माताजी आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है और आपको उसका विरोध इसमें आवाज़ उठानी चाहिए।
नहीं तो ये तीनों छूट जाएंगे। आपकी बेटे के लिए तो खतरा बन ही जाएंगे और ना जाने कितनी मासूमों की इज्जत से खेलेंगे। आपको क्या लगता है कि वे गुंडे आज़ाद घूमेंगे और आपकी बेटी को छोड़ देंगे? अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।